मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बहुत ही खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ था। घर में भी जब उसकी शादी की बातें चलना शुरू हुई, तो उसने कह दिया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करेगा। मेरे माँ-बाप पुराने सोच वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुशी-खुशी हामी भर दी कि जहाँ आप चाहोगे वही शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए, तो सभी को मायूसी हुई। वो लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माँ-बाप ने बहुत कोशिश की कि भाई को समझा सके कि बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई की एक ही जिद थी कि वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वो शादी ही नहीं करेंगे। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए। बाकायदा इज्जत से ब्याह कर लाए थे और बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं थी कि हम उनसे तंग होते। सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, बस यही इनमें कमी थी। बाकी तो हर तरफ से वो एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को ही उनकी उम्र पर ऐतराज नहीं था, तो हमें भला क्या ऐतराज हो सकता था। इसलिए हम लोग भी शादी में खुश थे। शुरू के कुछ दिन तो भाई और भाभी अक्सर घूमने खाने बाहर जाते थे, लेकिन 1 महीने के बाद जब जिंदगी नॉर्मल हुई, तो हमारे सामने भाभी के राज खुलने शुरू हो गए। मेरी भाभी बेहतरीन कुक थी, वो कुछ भी पका देती। इतना मजे का होता कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाता। सबके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिलकर रहती थी। मुझे भी छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी। मम्मी पापा का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। हम लोगों ने सिर्फ भाई की पसंद समझकर मजबूरी में भाभी को कबूल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल से कबूल करने लगे थे, क्योंकि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और तौर तरीके वाली भी थी। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था। ऐसी ही बहू सबको चाहिए होती है। वो चेहरे से बिल्कुल भी उम्र की बड़ी नहीं लगती थी, इसलिए अक्सर लोग ये बात नहीं जानते थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ती थी। इसलिए मेरे पास तो कम ही वक्त होता था, लेकिन जो भी वक्त होता मैं ज़्यादातर अपनी भाभी के साथ गुजारती। वो भी मेरी छोटी-छोटी बातों को भी गौर से सुनती और कभी भी इन्होंने मुझे आम तौर पर भाभीयों की तरह तंग नहीं किया था। लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान-परेशान रहने लगा था। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उसके चेहरे पर नज़र आती थी, वो खुशियाँ भाई के चेहरे पर नज़र नहीं आती थीं। वो सबसे ही कुछ खींचा-खींचा सा रहता, हर वक़्त किसी सोच में डूबा रहता। मैंने अपने भाई से 1-2 बार पूछने की कोशिश की, क्योंकि मेरी अपने भाई से बहुत दोस्ती थी, इसलिए कोई बात होती तो वो मुझसे शेयर कर देता था। लेकिन अब वो परेशान नज़र आ रहा था, अपनी कोई बात भी शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन भाभी इसी तरह खुश और बेफ़िक्र रहा करती थी। मुझे हैरानी होती कि जब पति इतना परेशान है, तो बीवी कैसे खुश रह सकती है। फिर कभी खुद ही अंदाज़ा लगाती कि शायद भाई बिज़नेस को लेकर परेशान है, कभी क्या, क्योंकि भाई तो किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देते थे और कहते, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तुम वैसे ही मेरे बारे में सोच सोच कर अपनी पढ़ाई खराब करोगी। उनको क्या बताती कि मैं तो उनको देखकर परेशान हूँ, बेचैन हुई हूँ। लेकिन उनकी परेशानी को भी माँ बाप ने किसी हद तक नोट कर लिया था। मेरे भाई किसी को भी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा, आप ये बताओ कि भाई को क्या परेशानी है जो उनके चेहरे से भी जाहिर होती है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ उनसे पूछूं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रहे। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी कुछ परेशान थे कि दिन ब दिन भाई कमजोर होना शुरू हो गए। वो शादी के पहले वाले भाई तो जैसे गुम हो गए थे। अब तो ऑफिस के बाद सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से एक कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही सबके साथ बैठते, हंसते, मजाक करते, ना ही पहले की तरह पापा के साथ बैठकर बिजनेस डिस्कस किया करते। भाई की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। भाई की गिरती सेहत में सारे घर वालों को परेशान कर दिया था। अब पापा ने तो भाई से जिद शुरू कर दी थी। कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ। लेकिन भाई ना ही डॉक्टर के पास जाते, ना ही अपनी परेशानी की
वजह बताते, लेकिन इस सब में जो इंसान बहुत खुश और बेफिक्र था वो थी मेरी भाभी। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान तो उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन वो तो परेशान क्या होती, परेशानी का नाटक तक नहीं करती थी। दिन ब दिन निखरती जा रही थी और खुश और बेफिक्र रहती थी। जैसे जैसे भाई की सेहत जवाब दे रही थी, भाभी की सेहत बेहतर होती जा रही थी। भाई को लेकर बाकी सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में परेशानियां और फिक्र थी, क्योंकि हम दोनों बहन भाई थे और भाई की इतनी अच्छी जगह शादी हो गई थी। भाई अपनी जिंदगी में काफी स्टेबल थे, तो ये अचानक से क्या हुआ, इस बात की फिक्र तो मुझे होनी चाहिए थी। इसलिए मैं भाई की हालत को लेकर परेशान रहती थी। मेरे माँ बाप भी तो परेशान होंगे, लेकिन वो हम पर जाहिर नहीं होने देते थे। भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ती रहती थी। एक दिन रात को पढ़ते हुए मुझे भूख महसूस हुई। मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे। लेकिन मैं फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है। उस वक्त ना मैंने भाई को जगाया, ना ही इस बात को इतना सीरियस लिया। वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मैं रोजाना ही रात में देर तक जगती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर या बाहर सहन में सोए हुए नजर आते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र ना ही अपने माँ बाप से करती, ना ही किसी और से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई के बारे में जानकर मेरे माँ बाप ज्यादा परेशान हो, क्योंकि पहले ही वो भाई की गिरती सेहत से परेशान थे। मेरा और भाई का कमरा बिल्कुल साथ साथ था, इसलिए मुझे अक्सर ही आवाज आया करती थी। ये मेरे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब दो लोग कमरे में हो तो वो बात करते हैं। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता है कि मुझे उनके कमरे से बातों की आवाजें आती। लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नजर आते। मैंने खुद से ही मान लिया था कि भाई जाग रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। या अगर भाई उठकर बाहर आते हैं तो भाभी शायद इसका कारण पूछती होगी, इसलिए दोनों की बातों की आवाज आती है। ये बातें अक्सर मैं खुद ही मान लिया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाजें आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे पर सोए हुए नजर आए। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे थे तो कमरे में फिर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने खुद से यह मान लिया कि भाई अभी बाहर आकर सोए होंगे और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आवाजें आ रही होती, भाई बाहर सोए हुए नजर आते और अभी तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते थे। ये बात मेरे माँ बाप को भी पता चल गई थी। लेकिन मैंने भाभी से पूछ ही लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाजें आ रही होती हैं। उसने कहा कि हमारे भाई को ना जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लग जाता है। अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज आती होगी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं इस पर ज्यादा सोचती, इसलिए मैंने बात टाल दी। कुछ ही दिन गुजरे होंगे। एक दिन मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई रोज की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे। और इस दिन मजे की बात ये थी कि मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बल्कि मैं भी टाइम से सो गई थी। बस वैसे ही आधी रात को मेरी आँख खुली तो प्यास महसूस हुई। इस वजह से मैं किचन में गई तो भाभी के कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है। इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर के दृश्य ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को कंट्रोल कर लिया और उल्टे कदमों वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया कि ये बात मैं अपनी माँ को बता दूंगी, क्योंकि इनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती। लेकिन उससे अगले दिन मेरा बहुत जरूरी टेस्ट था। मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इसलिए वो बात मेरे ध्यान से उतर गई। भाई 2 दिन भर्ती रहने के बाद घर वापस आ गए। बताया कि उन्हें खून की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी कि भाई को खून की कमी हो गई है।
क्योंकि मैं ये रात जान गई थी अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ जाती तो भाई वाली हालत मेरी भी होती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसलिए उनको कुछ भी नहीं बता सकती थी। भाई तो पहले ही इस हालत में था कि उसको कुछ कहना ना कहना बराबर था, क्योंकि वो सब जानता था और पापा से कुछ ऐसा कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने अपनी जुबान पर कर्फ्यू लगा लिया। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। इसलिए मेरा रवैया अपनी भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं उनसे कतराने लगी, लेकिन उन्हें तो शायद किसी की परवाह भी नहीं थी। वो वैसे भी हंसती खेलती, सारे घर में घूमती फिरती, सबका ख्याल रखती। इससे पहले तो मैंने भी कभी इन मामलों पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैं उनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी, मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। वैसे भी किसी को क्या काम कि उनके कमरे में जाए। कमरे की सफाई वो खुद किया करती। भाई बाहर बैठकर सबसे बातें कर लिया करता। वो बाहर ही सोया होता था, इसलिए उनके कमरे में जाना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब भाभी के कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाजा बंद करके आती, और अगर अंदर होती तो भी उनके कमरे का दरवाजा बंद होता। इससे पहले मैंने गौर ही नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश करती कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे में घूम आऊं, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरी भाभी को भी मेरी इस ख्वाहिश का शक हो गया था या भनक पड़ गई थी, क्योंकि मैं जब भी उनके कमरे के इर्द गिर्द भी होती तो ना जाने भाभी की नजर मुझ पर कैसे पड़ जाती। वो चील की तरह मेरे तक पहुंच जाती। बस कोई बहाना नहीं रहता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं, और जब वो कमरे के अंदर होती हैं रात को, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं। बस मेरे पास दिन का वक्त हुआ करता था, लेकिन मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाया करती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके कमरे में देख लूं, जबकि ऐसा होना नामुमकिन था। आहिस्ता आहिस्ता अब भाई की सेहत ठीक होना शुरू हो गई। उनकी सेहत जो दिन ब दिन गिर रही थी, वह दोबारा से अपनी पोजीशन में आने लगी, और भाई फिर से मेरे पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे। लेकिन उनकी बाहर सोने वाली आदत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी अक्सर बाहर ही सोए होते थे। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार थी। वो अपनी माँ को देखने के लिए गई तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। उसे अच्छी तरह देखने के लिए मैंने बाकायदा कॉलेज से छुट्टी ली, और घर के कामों को खत्म करने के बाद सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ बाप को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती थी। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को जरा भी किसी किस्म का शक हो। इसलिए मैं भाभी के कमरे में सफाई के लिए गई। उनका सारा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमारी लॉक थी, और उसको खोलने के लिए चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि उस रात जो मैंने देखा वो मेरी नजर का धोखा नहीं था। मुझे वहाँ से कुछ न मिला, इसलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। इसी वजह से वो कुछ ज्यादा दिन मायके में रही, और 2 दिन मेरे भाई ने जैसे बहुत सुकून से गुजारे थे। वह अपने कमरे में सोते थे, कभी भी उन्हें बाहर सोते हुए नहीं देखा। इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वो भाभी की वजह से बाहर आकर सोते हैं। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों हैं? वो किसी को कुछ बताते क्यों नहीं है? जरूरी था कि मैं भाई से बात करूं। एक दिन शाम को जब भाई बाहर लॉन में बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके पास चली गई। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ जो आप सबसे छुपा रहे हैं। आप भाभी की वजह से कमरे में नहीं सोते, लेकिन बात क्या है? आप क्यों अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बता रहे? भाई ने कहा, तुम मुझे बताओ, मैं कैसे माँ बाप से बात करूं? तुम लोग मुझे इस शादी से मना कर रहे थे। उस वक्त मैं जिद कर रहा था, और जब मैंने जिद करके शादी की तो अपनी शादी को निभाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मैंने भाई से पूछा कि भाभी का क्या मामला है? अक्सर रात को उनकी कमरे से आवाजें आ रही होती हैं। कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती भी मुझे वो 2 बार नजर आई हैं। इसके बाद भाई ने कहा कि तुम्हें 1-2 बार नजर आई हैं, मुझे रोज ही नजर आती है। लेकिन इसका मामला क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। इसके किरदार पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं, मेरी इज्जत भी है। अगर मैं उसके किरदार पर उंगली उठाऊं तो उंगली मुझ पर भी उठेगी। जहाँ तक बात है बाहर सोने की, तो रात को मुझे कुछ होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं सोफे पर सो रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, वो ये सब क्यों करती है।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बाहर आकर सोता कैसे हूँ। मैंने भाई से कहा कि हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना होगा। भाई ने कहा कि आगे से वो भी कोशिश करेंगे कि बेहोशी वाली नींद ना सोए, तभी वो कुछ कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे अगली रात जब भाभी मायके से वापस आई तो रात को मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे नींद ना आए, लेकिन रोज की तरह मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो भाई की कमरे से आवाजें आ रही थी। भाई बाहर सोफे पर ही सो रहे थे। मैंने भाई के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो कमरे का दरवाजा ना खुला, क्योंकि वो अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजा बजाया, लेकिन इस डर से कि कहीं आवाज मेरे माँ बाप के कमरे तक ना पहुँच जाए या कोई जाग ना जाए, मैंने हल्का बजाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा भी ना खोला। भाई तो बिल्कुल जाग ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। दूसरी सुबह हमेशा की तरह ही थी। भाई उठे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था उनको कौन बाहर लेकर आया, और भाभी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैंने इनसे कहा कि रात को मैंने आपके कमरे का दरवाजा बजाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है, वो तो सो रही थी। कुछ दिन गुजरे थे कि हम सब एक अजीब बात का सामना करने पर मजबूर हो गए, और वो ये कि उस दिन बहुत अच्छी और खूबसूरत चांदनी रात थी। बाहर का मौसम होने की वजह से पूरा चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। रोज की तरह जब हम लोग सोने गए तो थोड़ी देर बाद भाभी के कमरे से इतनी ऊंची आवाजें आना शुरू हो गई कि मेरे साथ अब माँ बाप भी जाग गए। हम लोग बाहर आए तो भाई सोफे पर सो रहे थे और इतनी तेज आवाजों के बावजूद भी नहीं जाग रहे थे। हमने उनको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जाग रहे थे। हम उनको छोड़कर भाभी के कमरे की तरफ चल पड़े। भाभी ने रोज की तरह अंदर से लॉक लगा रखा था। मम्मी ने बहुत दरवाजा बजाया, लेकिन वह बिल्कुल दरवाजा नहीं खोल रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। जब हम अंदर गए तो वो मंजर जो मैंने उस रात देखा था, वही मंजर आज मेरे माँ बाप देख रहे थे। भाभी कमरे के बीच में खड़ी थी। उनको इस तरह के हुलिये में देखकर पापा नजर झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन माँ ने फौरन आगे बढ़कर अपनी चादर भाभी के ऊपर डाली। पूछा कि ये सब क्या है, लेकिन वो अपने होशो-हवास में ही नहीं थी। वो तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाचने वाली हो या कोठी की तवायत। इन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने थे जैसे कोई नाचने वाली पहनती है। बिल्कुल इतने अजीब कपड़े पहनकर वो लगातार डांस कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर किचन में पड़ी हुई नींद की गोलियां उठाई और पानी में मिलाकर भाभी को पिला दी। वह सो गई। सुबह जब वो उठी, अपने आप को इस हुलिये में देखकर हैरान होने लगी। उधर भाई तो खुद हैरान थे कि रात को इतनी आवाजें आती रही, इतना हंगामा रहा, तो उनकी आँख क्यों नहीं खुली। भाभी की हकीकत सबके सामने आ गई, इसलिए मैंने मम्मी को दबे शब्दों में बता दिया कि ये सब मैं बहुत दिन पहले ही देख चुकी हूँ। इस पर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें भाभी के माँ बाप से बात करनी होगी। जब भाभी के माँ बाप को फोन करके मेरी माँ ने उनको सारी बात बताई तो मेरी भाभी की माँ ने बताया कि इसके साथ यह समस्या बचपन से थी। कभी कभी जैसे जैसे चांद कम ज्यादा होता, उसके साथ यही प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि ये दिन को खुद को कुछ और समझती है और रात को कुछ और। सारा दिन यह बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन हमने खुद एक बाबा जी से इसका इलाज करवाया था। इसकी बीमारी खत्म हो गई थी, इसलिए हमने इसकी शादी कर दी। लेकिन मैंने इस बीमारी के बारे में सुना हुआ था, और ये भी वही बीमारी थी जिसमें इंसान की शख्सियत डबल हो जाती है। वो खुद को रात को चांद निकलने के साथ कुछ और समझने लगती है। ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। इसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये सब सुना तो माँ ने उन्हें अस्पताल ले जाने की ठानी। इस पर मैंने भाई से कहा कि आपकी जो हकीकत है वो आप मुझे बता दें। इन्होंने बताया कि इन्होंने पिछले दिनों ड्रग्स ली थी। जब यह होश में नहीं रहती थी तो मुझे ड्रग्स खिलाकर बाहर लेटा देती थी, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गया था। जब मैंने अपना चेकअप करवाया, इसकी जानकारी हुई, तो मैंने एंटीडोज लेने शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। भाभी के सारे अलमारियों की तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद भी हो गई, लेकिन वह भी अपने आप में नहीं होती थी। इसलिए हम उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते थे कि वो सब जानबूझकर करती होंगी। भाई को जो अपनी बीबी की बीमारी के बारे में पता चला, उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और मेरी भाभी पूरी तरह इलाज कराने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब वो एक अच्छी और सेटल जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो कुछ हम देख चुके थे वो ऐसे थे। उसके बाद कुछ और लोग होते तो उनको पागल समझकर घर से निकाल देते या अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब उनका कोई कसूर ही नहीं था तो उनको ढोंगी बाबाओं, फकीरों के पास ले जाने से अच्छा था
डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। यही सच्चाई है कि हमेशा जो नजर आता है वो सच नहीं होता। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।